नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यासा में। आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं एक नए विषय के बारे में जिसका नाम है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। आप सभी को पता होगा कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आती हैं एंटी माइक्रोबियल की कैटेगरी में। जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो एंटी माइक्रोबियल की कैटेगरी में आती है। इस बात की चर्चा हमने इससे पहली वीडियो में की थी, ठीक है। और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम बात करेंगे कि कैसे वो काम करती है, ठीक है। उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब मान कर चलिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अगर हम कैटेगराइज करें एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो पहली कैटेगरी होगी वो दवाइयाँ जो कि काम करती है सेल वॉल पे। सेल वॉल पे काम करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करती है या फिर उसे किल करती है, उसे मारती है, ठीक है। पहली कैटेगरी होगी जो सेल वॉल पे काम करती है। अगर सेल वॉल के थोड़ा अंदर जाएं तो सेल मेम्ब्रेन है, तो दूसरी कैटेगरी होगी जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है। सेल मेम्ब्रेन पे काम करके वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया को किल करके सिस्टमिक इन्फेक्शन से निजात दिलाती है। तो दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी सेल वॉल पे काम करती है, दूसरी कैटेगरी सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है, और तीसरी कैटेगरी मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट डाल के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की। थोड़ा और अंदर जाएं तो हमारे पास न्यूक्लियोलस में डीएनए है, और डीएनए पे अटैक करके जो दवाइयाँ काम करती हैं वो चौथी कैटेगरी में आती है। पांचवी कैटेगरी में क्या होगा, डीएनए से बनेगा प्रोटीन, और जो इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो डिफेक्ट लाती है उसे बोलते हैं पांचवी कैटेगरी की दवाइयाँ, ठीक है। वो प्रोटीन के में डिफेक्ट लाती है, ठीक है। तो कितनी कैटेगरी है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की? 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो सेल वॉल पे काम करती है, दूसरी कैटेगरी जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है, और तीसरी कैटेगरी जो मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, चौथी कैटेगरी जो डीएनए पे काम करती है, और पांचवी कैटेगरी जो प्रोटीन में डिफेक्ट डेवलप कराती है, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। हम एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की सभी कैटेगरी को पढ़ेंगे। एक चीज और समझ लीजिए कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है साइडल और एक होती है स्टैटिक। मतलब कि वही जो मैंने बात की थी ना जब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ा रहा था, कि जो ड्रग्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो कि ग्रोथ को सप्रेस करती हैं, जिन्हें स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक रोकना, रोक देती है ग्रोथ को। और दूसरी कैटेगरी है जो किल करती है, जो साइडल, ठीक है, किल करने वाली साइडल बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरी है एंटीबैक्टीरियल दवाइयों की। तो अब शुरू करते हैं पहली कैटेगरी की दवाइयाँ पढ़ना। फर्स्ट कैटेगरी जो कि सेल वॉल के सिंथेसाइज में डिफेक्ट लाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर रही है या उसे किल कर रही है, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी? जो सेल वॉल सिंथेसाइज, ठीक है, इस पे काम करके इसमें डिफेक्ट लाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर रही है, उसे किल कर रही है। इसमें आने वाले ड्रग्स को अगर आपको याद करना है तो एक कोड आप याद रखना, फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है।
जो ये कोड है इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं दवाइयों के नाम। यहाँ पर फॉर्मली से है फोस्फोमाइसिन, बाइंड टू से बीटा लैक्टम, सबसे मशहूर दवाई। फिर डेसीट्रेसिन, बाइंड टू से वो बैक्टीरियल से डेसीट्रेसिन, सेल से साइक्लोसेरिन, वोल से हमने डब्ल्यू नहीं लिया, वी, वोल से वी से वैंकोमाइसिन, फोस्फोमाइसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। डेसीट्रेसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है नेजल इन्फेक्शंस में, वो नेजल इन्फेक्शंस जो कि हुए हैं ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी कौन से वाला? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो कि मेथिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। और अगर ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया मेथिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया तो हम इसे कहेंगे MRSA। और इस MRSA बैक्टीरिया से अगर कोई नेजल इन्फेक्शन हो जाए तो वो ठीक होगा डेसीट्रेसिन से। ठीक है, साइक्लोसेरिन इस्तेमाल की जाती है टीबी में। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल की जाती है साइक्लोसेरिन। ठीक है, अब रह गई दो दवाइयाँ, बीटा लैक्टम और वैंकोमाइसिन। इन दो के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बीटा लैक्टम पढ़ना। बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम वो एंटीबैक्टीरियल दवाइयां हैं जिनके पास एक बीटा लैक्टम नाम की केमिकल रिंग होती है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में, इनके केमिकल स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम नाम की रिंग होती है। और इस बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच होता है एक और रिंग। ठीक है, सेकेंड रिंग एक और अटैच होती है। पहली रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग। अगर ये किसी भी एंटीबैक्टीरियल दवाई में है तो हम उसे बीटा लैक्टम कहेंगे। और इस बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच एक और रिंग जो है वो चेंज होती रहती है ना। जो ये रिंग चेंज होगी उसी के आधार पर हम बीटा लैक्टम की अलग अलग कैटेगरी के नाम रखते जाएंगे। जैसे कि अगर ये रिंग जो है वो हो गई थाइएज़ोलिडिन, अगर इस बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच है थाइएज़ोलिडिन रिंग, कुछ इस प्रकार की होती है, तो हम इसे कहेंगे पेनिसिलिन। तो हम कहेंगे पेनिसिलिन। ये पहली कैटेगरी है बीटा लैक्टम की। और अगर इसकी जगह कोई और रिंग अटैच हो गई तो हम उसे कहेंगे सेफेलोस्पोरिन। और एक कैटेगरी और है जिसमें मोनोबैक्टम आता है। मोनोबैक्टम एक कैटेगरी है जिसमें कार्बापेनेम्स आते हैं, कार्बापेनेम्स। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी है बीटा लैक्टम की, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनेम्स। ये चार कैटेगरी रखी गई है इस आधार पे कि इस बीटा लैक्टम रिंग के साथ कौन सी रिंग अटैच है। अगर रिंग अटैच है थाइएज़ोलिडिन तो उसे बोलेंगे पेनिसिलिन। और अगर कोई और रिंग अटैच है तो उस रिंग के आधार पर हमने नाम रखे हुए हैं अलग अलग, जैसे कि सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनेम्स। ठीक है, ये चार कैटेगरी हैं बीटा लैक्टम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच हो जाए एक थाइएज़ोलिडिन रिंग, पहली बीटा लैक्टम रिंग, दूसरी थाइएज़ोलिडिन रिंग, तो हम इसे कहेंगे पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ये बीटा लैक्टम है और ये थाइएज़ोलिडिन है। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, पेनिसिलिन। ये कैटेगरी है बीटा लैक्टम की। और एक बात आपको ये बता दूं कि जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर की गई थी सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो की गई थी बाय फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी इन 1929। ठीक है, उसने ये डिस्कवर किया था कि पेनिसिलिन जो कि प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, ये फंगस है जो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन नाम का केमिकल। और ये जो केमिकल है पेनिसिलिन, ये क्या करता है, जो केमिकल है ये क्या करता है, ये करता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने 1929 में ये डिस्कवर किया था कि पेनिसिलिन नोटेटम नाम का फंगस एक केमिकल बना रहा है जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है चेन एंड फ्लोरे। ठीक है, चेन एंड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट और आए और इन्होंने क्या किया कि इस पेनिसिलिन को ट्राई किया कि ये इस्तेमाल की जा सके एज अ क्लिनिकल मेडिसिन टू इनहिबिट द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल की जा सके। तो उन्होंने क्या किया, इस पेनिसिलिन नाम के केमिकल पे एक चीज लगा दी, मतलब कि एक और केमिकल स्ट्रक्चर लगा दिया और उस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल नाम का केमिकल स्ट्रक्चर लगा दिया और अब इस पेनिसिलिन को बोलने लगे पेनिसिलिन जी, क्योंकि अब ये पेनिसिलिन जी जिस पे बेंजाइल स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये इस्तेमाल की जा सकती है एज अ क्लिनिकल मेडिसिन। तो आप सभी ने क्या समझा कि 1929 में फ्लेमिंग ने एक केमिकल डिस्कवर किया पेनिसिलिन जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम नाम के एक फंगस के द्वारा, और ये केमिकल इनहिबिट कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को। लेकिन ये केमिकल जो है वो क्लिनिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो बाद में 1939 से चेन और फ्लोरे ने काम करना शुरू किया और 1941 में प्रोड्यूस किया पेनिसिलिन जी। वो पेनिसिलिन जी जो है वो पेनिसिलिन है जिसके ऊपर अटैच है एक केमिकल बेंजाइल। ठीक है, और ये केमिकल अटैच करने के बाद ये एज अ क्लिनिकल मेडिसिन इस्तेमाल करी जाने लगी, है ना। मतलब कुछ ऐसा केमिकल
चेंज आया जब बेंजीन अटैच किया गया कि वो केमिकल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल क्लिनिकल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल की जाने लगी। तो 1941 में चेन और फ्लोरेन ने इस दवाई को एज अ क्लिनिकल मेडिसिन डिस्कवर कर दिया। तो ये थी पेनिसिलिन की कहानी। और एक बात आप सभी को बता दूं कि जो पेनिसिलिन नोटेटम जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, ये तो डिस्कवर किया गया था कि जो पेनिसिलिन है वो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, लेकिन अभी जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है पेनिसिलिन का इन कंपनी, वो प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया पेनिसिलिन क्राइसोजीनम। ठीक है, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम नाम के बैक्टीरिया से आजकल ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस की जा रही है। आप सभी को एक एडिटिंग करनी है, जो मैंने बैक्टीरिया का नाम लिखवाया था पेनिसिलिन नोटेटम, जो कि प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन मेडिसिन, पेनिसिलिन नोटेटम, ये मैंने लिखवाया था ना, इसको आप एडिट करके लिख लीजिए पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम जो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन मेडिसिन। ठीक है, ये आप इतना चेंज कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे पेनिसिलिन जी, जो कि एज अ क्लिनिकल मेडिसिन प्रोड्यूस की गई थी बाय फ्लोरे एंड चेन। और आप सभी को पता होगा कि इसके लिए फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी, या फिर ये कहूँ कि बीटा लैक्टम। बात तो एक ही है ना, बीटा लैक्टम जो है वो एक क्लास है जिसमें पेनिसिलिन जी दवाई आती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बीटा लैक्टम जो है वो सेल वॉल सिंथेसाइज में डिफेक्ट लाके अपना काम करती है। सेल वॉल सिंथेसाइज में डिफेक्ट लाके अपना काम करती है। अब अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर डीएनए, तो इस सेल वॉल की सिंथेसाइज में डिफेक्ट लाएगी। तो आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन केमिकल की। ग्लाइकन बोले तो शुगर और पेप्टाइड बोले तो चेन ऑफ अमीनो एसिड, है ना, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो पहले देखते हैं कि कैसी दिखती है ये सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पेप्टाइडोग्लाइकन दिखता कैसे है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो बनी होती है ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और ग्लाइकन बोले तो शुगर, और शुगर में कौन कौन सी शुगर होती है, NAM और NAG। NAM बोले तो N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और NAG बोले तो N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, ये दो शुगर होती है NAG और NAM। और पेप्टाइड पार्ट की बात करें तो पेप्टाइड पार्ट में एक चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जिसमें एक होता है एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन, D एलेनिन। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स होती हैं जिनकी चेन इस पेप्टाइडोग्लाइकन में प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से ये NAG
एम, NAM, UDP, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और इससे अटैच है पेप्टाइड पार्ट, L एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन, D एलेनिन, D एलेनिन। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का पेप्टाइड पार्ट है और ये शुगर पार्ट है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन, ये तो हो गया एक पेप्टाइडोग्लाइकन। दूसरा होता है UDP, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, और फिर से वही L एलेनिन, D लाइसिन, L एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन, D एलेनिन, D एलेनिन। ठीक है, ये इसका पेप्टाइड पार्ट और ये शुगर पार्ट। तो ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल UDP N एसिटाइल न्यूरोमिक एसिड का, और एक जो मॉलिक्यूल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का वो होता है UDP N एसिटाइल ग्लूकोजामाइड का। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल, ये भी शुगर पार्ट है और ये पेप्टाइड पार्ट है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स एक चेन बनाएंगे और चेन बना के पूरी की पूरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, दो पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल पूरी की पूरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेंगे बाय फॉर्मिंग अ चेन। वो चेन कैसे बनाएंगे उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो और ये क्या है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन्स की फॉर्मेशन हुई और इन पेप्टाइडोग्लाइकन्स को लेके गया एक मॉलिक्यूल, उसका नाम क्या है बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इन पेप्टाइडोग्लाइकन्स को लेके जाएगा सेल वॉल पे और सेल वॉल पे अटैच कर देगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेल वॉल पे अटैच हो जाएंगे। सारे के सारे पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और इन्हें लेके कौन आया, बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर। ये मॉलिक्यूल इन्हें लेके आया और यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच कैसे होंगे अब इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर साइटोप्लाज्म से एक मॉलिक्यूल लेके आया UDP N एसिटाइल न्यूरोमिक एसिड और साथ में D L एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन, D एलेनिन और D एलेनिन। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल लेके आया और एक मॉलिक्यूल और लेके आया UDP N एसिटाइल ग्लूकोजामाइड और साथ में वही पेप्टाइड पार्ट D एलेनिन, L एलेनिन और D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन, D एलेनिन, D एलेनिन। तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म से बैक्टोप्रिनोल लिपिड कैरियर इन दोनों पेप्टाइडोग्लाइकन को लेके आया और उसने अटैच कर दिया यहाँ पे सेल वॉल पे। लेकिन अटैच करने से काम नहीं चलेगा, इनकी चेन भी बनानी है। तो इनकी चेन बनाने के लिए एक एंजाइम और आएगा, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज का काम है कि वो यहाँ पे अटैच होकर लास्ट वाली अमीनो एसिड पे अटैच होकर इस D एलेनिन को तोड़ दे, मतलब कि इस बॉन्ड को तोड़ दे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा, D एलेनिन अलग हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा,
ये अलग हो गया डी एलेनिन, यहाँ पे इसने काम किया ट्रांसपेप्टाइडेज ने और ये बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड टूटेगा और डी एलेनिन अलग हो जाएगा तो इसकी वजह से, बॉन्ड टूटने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी क्या करेगी, ये एनर्जी करेगी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एल लाइसिन एंड डी एलेनिन विद द हेल्प ऑफ 5 ग्लाइसिन अमीनो एसिड। 5 ग्लाइसिन अमीनो एसिड की हेल्प से ये बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, 5 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स आएंगे और एक बॉन्ड बना देंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस प्रकार से चेन बन जाएगी। तो रोल क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन चेन की फॉर्मेशन के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब हमारे बीटा लैक्टम ने क्या किया कि इस ट्रांसपेप्टाइडेज को पकड़ लिया, इस ट्रांसपेप्टाइडेज को पकड़ लिया किसने, बीटा लैक्टम ने। और अगर बीटा लैक्टम ने इसे पकड़ लिया तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से एक चेन नहीं बन पाएगी इन पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल पे, और चेन नहीं बन पाएगी तो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और मान के चलिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इसकी ये सेल वॉल है जो ढंग से फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे बीटा लैक्टम अपना काम कर रहा है, वो ट्रांसपेप्टाइडेज को अपना काम करने से रोक रहा है, तो इसकी वजह से सेल वॉल ढंग से फॉर्म नहीं हो पाएगी और इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस सेल के अंदर, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद हाइपर ऑस्मोटिक मीडियम, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद हाइपर ऑस्मोटिक मीडियम वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब होगा तो बैक्टीरियल सेल स्वेल अप हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बीटा लैक्टम ने ट्रांसपेप्टाइडेज पे अटैक कर इसे बाइंड करके इसका काम रोक दिया, जिसकी वजह से चेन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बन पाई और इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल नहीं हो पाया। और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल नहीं होगा तो सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसके अंदर हाइपर ऑस्मोटिक मीडियम है और सेल बर्स्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। इसी वजह से मैक्सिमम जो बीटा लैक्टम होती है वो साइडल होती है, मैक्सिमम मतलब कि अधिकतर साइडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि वो सीधा बैक्टीरिया को मारती है। अब जिस प्रोटीन से ये बीटा लैक्टम अटैच होगा, जिस प्रोटीन से ये बीटा लैक्टम अटैच होगा उस प्रोटीन को बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, PBP, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा है, इस पेनिसिलिन जी के केस में कौन सा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है, और जो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, जिनमें ट्रांसपेप्टाइडेज है उनमें पेनिसिलिन जी काम करेगी, लेकिन और किसी और प्रकार की बीटा लैक्टम जो है वो काम नहीं करेगी उन बैक्टीरिया में जिनके पास ट्रांसपेप्टाइडेज है, वो अलग तरीके से काम करेगी, वो अलग प्रोटीन पे काम करेगी। तो है ना, तो मतलब कि अलग अलग टाइप की बीटा लैक्टम जो है वो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करती है क्योंकि हर बैक्टीरिया के पास अपना अपना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना। जिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक वो एंटीबायोटिक है, वो बीटा लैक्टम है, उसी पे वो काम करेगी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि बीटा लैक्टम काम कैसे करती है। अब बीटा लैक्टम में कई दवाइयाँ आती है जैसे कि पेनिसिलिन जी, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबेक्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेनिसिलिन जी के बारे में, पेनिसिलिन जी के बारे में। अब पेनिसिलिन जी की डिस्कवरी कैसे हुई थी हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने पढ़ लिया
डिस्कवरी पढ़ ली हमने कैसे हुई थी, हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ठीक है। सभी बीटा एटम का काम करने का तरीका एक ही होता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस पेनिसिलिन जी में कुछ खामियां हैं इस पेनिसिलिन जी में। जैसे कि पहली खामी ये है कि ये ओरली हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और बायो अवेलेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि जो PNG पेनिसिलिन जी है वो एसिड लेबाइल है, ठीक है। एसिड लेबाइल होने की वजह से जो पेनिसिलिन जी है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और इसकी वजह से हम इसे ओरली नहीं दे सकते। और दूसरी खामी ये है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, और तीसरी खामी ये है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम दवाई है, नैरो स्पेक्ट्रम। और चौथी खामी ये है कि रेजिस्टेंस शो करती है, मतलब कि पेशेंट जो है वो इस मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। और एक खामी और है, पांचवी ये है कि एलर्जिक होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाते हैं पेनिसिलिन जी से, ठीक है। ये कुछ कमियां हैं। ये कमियां क्यों होती हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। पहली कमी, ओरली एक्टिव नहीं है, ओरली हम नहीं दे सकते इसको। शॉर्ट एक्टिंग होती है, नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, रेजिस्टेंस शो करता है पेशेंट, और साथ में एलर्जिक होती है। ये 5 पॉइंट है, 5 कमियां हैं पेनिसिलिन जी में, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहली कमी थी कि ओरली हम नहीं दे सकते क्योंकि एसिड लेबाइल है, ठीक है। PNG जो है वो एसिड लेबाइल है, तो इसीलिए हमें कुछ मेडिसिन डिस्कवर करनी होगी जो कि एसिड लेबाइल नहीं है ना। वही इस कमी को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन जी के अलावा हमें कुछ और मेडिसिन तैयार करनी होगी जो कि एसिड लेबाइल नहीं है, जो एसिड रेजिस्टेंट है। एसिड रेजिस्टेंट मेडिसिन हमें तैयार करनी होगी। कई मेडिसिन हैं पेनिसिलिन में जो कि एसिड रेजिस्टेंट होती है। उन्हें याद करने के लिए आप एक कोड याद कर लीजिए, वोड का, ठीक है। वोड का एक कोड है जिससे आप इन सभी मेडिसिन का नाम याद कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन जो आपको पता होनी चाहिए वो है पेनिसिलिन वी फॉर पेनिसिलिन वी, और यहाँ पर इसका पूरा केमिकल नाम है फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। और O फॉर ऑक्सासिलिन, D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, और K फॉर क्लोक्सासिलिन, और A फॉर दो मेडिसिन हैं, एम्पीसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है। सिंपल याद करने के लिए क्या करो कि ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हो
कि क्या करो कि बोर्ड का एक कोड याद कर लो, V फॉर पेनिसिलिन V, जिसका केमिकल नेम है फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है, ये कॉमन मेडिसिन है। दूसरा ऑक्सासिलिन, D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, K फॉर क्लोक्सासिलिन, A फॉर एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है, ये मेडिसिन है जो कि एसिड रेजिस्टेंट है। तो अगर आपको ओरली मेडिसिन देनी है तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है वो काफ़ी कॉमनली पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है इन स्किन इन्फेक्शंस, है ना। आप सबने देखा होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं अपनी मेडिसिन को जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसमें एमोक्सिसिलिन और एम्पेसिलिन जो मेडिसिन है वो बड़ी कॉमन सी होती है। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि एसिड रेजिस्टेंट कौन कौन सी मेडिसिन है। और अगला जो कमी थी पेनिसिलिन जी में वो थी कि ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। सेकंड कमी थी कि शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग क्यों है? शॉर्ट एक्टिंग इसलिए है क्योंकि पेनिसिलिन जी जो है वो एक्सक्रीट होती है एट वेरी फास्ट रेट फ्रॉम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से बड़ी फास्ट रेट से वो एक्सक्रीट होती है, और जो इनका एक्सक्रीशन है वो ग्लोमेरुलर 10% है, ग्लोमेरुलर एक्सक्रीशन 10% है, और 90% जो है वो है बाय रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं, बाय सिक्रीशन बोलेंगे सर, बाय सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन के द्वारा 90% एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो फास्टली एक्सक्रीट होती है, इस वजह से शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो फिर हमने इस दिक्कत से निजात पाने के लिए क्या किया कि पेनिसिलिन जी के साथ एक और मेडिसिन देने लगे, उसका नाम है प्रोबेनिसिड, ठीक है। ये मेडिसिन हमने ऐड कर दी पेनिसिलिन जी के साथ। प्रोबेनिसिड जो है वो इन चैनल्स को ऑक्यूपाई करती है जहां से ये पेनिसिलिन जी सिक्रेट हो रहा था नेफ्रॉन में, मतलब कि यहां से अब पेनिसिलिन जी सिक्रेट नहीं होगा, प्रोबेनिसिड सिक्रेट होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब कि जिन चैनल्स से पेनिसिलिन जी सिक्रेट हो रहा था और एक्सक्रीट हो रहा था, उन चैनल से, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के उन चैनल से अब प्रोबेनिसिड सिक्रेट होगा, और इस तरीके से सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन जी जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम डिपो प्रिपरेशंस दे पेशेंट को, डिपोट प्रिपरेशंस, मतलब कि पेनिसिलिन जी की डिपोट प्रिपरेशन दे, या फिर इसे रिपोजिटरी प्रिपरेशंस भी बोलते हैं। ये वो प्रिपरेशन होती है मेडिसिन की जिसमें हम क्या करते हैं कि मेडिसिन का इनसोल्यूबल फॉर्म पेशेंट को दे देते हैं, मतलब कि पेनिसिलिन जी का इनसोल्यूबल फॉर्म पेशेंट को दे देते हैं, और जब इनसोल्यूबल फॉर्म पेशेंट को देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे रिलीज होगा। मतलब कि क्या होगा कि मान लीजिए ये मसल है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि पेनिसिलिन जी को हमने इनसोल्यूबल कैसे किया। पेनिसिलिन जी को इनसोल्यूबल करने के लिए हमने पेनिसिलिन जी पर ऐड कर दिया प्रोकेन ऐड कर दिया पेनिसिलिन जी पर, या फिर बेंजाथाइन ऐड कर दिया। जब हमने ये ऐड किया तो पेनिसिलिन जी जो है वो इनसोल्यूबल हो गई, ठीक है। तो हमने इनसोल्यूबल फॉर्म पेनिसिलिन जी की प्रिपेयर कर ली,
और अब हम इन डिपोट प्रिपरेशन को, रिपोजिटरी प्रिपरेशंस को इंजेक्ट करने वाले हैं वेन में नहीं, मसल्स में। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका मसल है और ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है। यहाँ पे इंजेक्ट की हमने इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी, प्रोकेन और बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी हमने इंजेक्ट करी। जब इंजेक्ट करी तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 ग्राम इंजेक्ट की, 100 नहीं 1000 मान लीजिए, 1000 ग्राम इंजेक्ट की। तो क्या हुआ, इस 1000 में से धीरे धीरे करके 100 ml ब्लड में आ गई। ठीक है, पहली 2 मिनट में 100 ml आ गई, तो यहाँ बच गई 900। फिर कुछ टाइम बाद अगली 2 मिनट में 800 बच गई, क्योंकि 100 और आ गई। फिर 700 बच गई, फिर 100 और आ गई, फिर 600 बच गई, क्योंकि 100 और आ गई। तो धीरे धीरे करके 100 करके आराम आराम से ये ब्लड में आ रही है। तो इससे क्या होगा, एक 100 mg का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बना रहेगा लगातार। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक्सक्रीशन इजीली, मतलब जो एक्सक्रीशन हो रहा था वो एक्सक्रीशन को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि अगर 100 mg ये एक्सक्रीट हो भी गई तो क्या होगा, 100 mg फिर से आ जाएगी धीरे से, मतलब कि कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके से ये शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन जी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग हो गई, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे ब्लड में रिलीज हो रही है। ठीक है, आपकी मसल से। और कभी भी इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी को आपको आईवी नहीं देना है, क्योंकि एम्बोलिज्म का खतरा होता है। क्योंकि भाई ये जो पेनिसिलिन जी है ये आपका इनसोल्यूबल है, तो एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है एक तो ब्लड वेसल में, और ऊपर से क्या होगा कि अगर आप एकदम से हाई डोज देंगे ब्लड वेसल में तो एकदम से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होने का खतरा होता है। तो कभी भी इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी आपको आईवी नहीं देना है, आईएम देना है। आईएम देंगे तो ये शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन जी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, एक होता है प्रोकेन कंपाउंड और एक होता है बेंजाथाइन कंपाउंड। बेंजाथाइन कंपाउंड जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि कैसे हम शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन जी को लॉन्ग एक्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग एक्टिंग करना है तो सबसे पहले तो हम या तो पेनिसिलिन जी के साथ प्रो बेनिफिट दे दें, या फिर इस पेनिसिलिन जी को जी पे ऐड कर दे बेंजाथाइन ग्रुप या प्रोकेन ग्रुप या बेंजाथाइन ग्रुप, ताकि ये इनसोल्यूबल हो जाए। और इस तरीके से हमने इसकी रिपोजिटरी प्रिपरेशन या डिपोट प्रिपरेशंस तैयार कर ली, और अब इन्हें हम आईएम देंगे, और जब आईएम देंगे तो ये धीरे धीरे रिलीज होगा और लॉन्ग एक्टिंग बन जाएगा। अब अगला प्रॉब्लम जो थी हमारे पेनिसिलिन जी के साथ वो थी कि ये नैरो स्पेक्ट्रम था, नैरो स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार है, ये है कि ये सिर्फ काम करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, ग्राम नेगेटिव बहुत ही कम बैक्टीरिया इसके ग्राम नेगेटिव बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जो कि इससे अफेक्ट होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो अफेक्ट है वो ग्राम पॉजिटिव पे ही करता है। ग्राम पॉजिटिव पे 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक कोकाई और एक होते हैं बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई में बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स, और एक है क्लोस्ट्रीडियम, और एक है डिप्थीरिया,
और एक है लिस्टीरिया। ठीक है, ये 4 बैक्टीरिया हैं ये, जो कि बेसिलाई शेप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। और एक होता है कोकाई में, एक तो वही स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि डिस्कवरी के दौरान हमें पता लगा था कि स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट पेनिसिलिन काम कर रहा है, और एक स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये 2 बैक्टीरिया हैं। जो कोकाई है और ग्राम पॉजिटिव है, और बेसिलाई और ग्राम पॉजिटिव में बैसिलस एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया और लिस्टीरिया। ग्राम नेगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई में आ गया नाइजीरिया दोनों, गोनोरोहिया और मेनिंजाइटिस, नाइजीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये दोनों ही टाइप के, नाइजीरिया जो है वो कोकाई में आते हैं, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और बेसिलाई ऐसा कोई भी बैक्टीरिया नहीं है बैसिलस जो ग्राम नेगेटिव है और जिसके खिलाफ हमारा पेनिसिलिन जी काम करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा जो पेनिसिलिन जी है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, तो ये इसकी खामी थी। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही क्यों काम करती है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम क्यों नहीं करती है ना। तो ये भी तो क्वेश्चन है ना कि भाई ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही पेनिसिलिन जी काम क्यों कर रही है। उसका कारण ये है कि पहले तो आप ये नाम लिख लीजिए, और फिर अभी देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही क्यों काम करती है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम क्यों नहीं करती। इसका जवाब ये है, ग्राम पॉजिटिव में क्या है कि मल्टी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन होती है सेल वॉल में। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मल्टी लेयर होती है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। ग्राम नेगेटिव में 1 से 3 लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, और फिर उसके बाद 1 से 3 लेयर होती है लाइपोप्रोटीन की, फिर ऐसी 1 से 3 पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, और 1 से 3 लाइपोप्रोटीन की। तो क्या होती है, कॉन्सेक्यूटिव लेयर होती है लाइपोप्रोटीन की और पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, तो कॉन्सेक्यूटिव लेयर होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन और ये लाइपोप्रोटीन। तो कॉन्सेक्यूटिव लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की और लाइपोप्रोटीन की, जिसकी वजह से ढंग से हमारा पेनिसिलिन जी काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर सकता है, लाइपोप्रोटीन की लेयर को इनहिबिट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसकी सेल वॉल पे इतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, इसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन पे इतना बढ़िया तरीके से नहीं रोक लगा पाएगा जितनी बढ़िया तरीके से इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन पे रोक लगा पाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कैसे ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ अच्छा काम करता है और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ अच्छा काम नहीं करता। अब बात की जाए कि जो खामी है ये पेनिसिलिन जी की कि वो नैरोस्पेक्ट्रम होती है, उस खामी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन लाई गई जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी कही गई। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी। इन दवाइयों का नाम याद करने के लिए आप एक कोड याद कर सकते हो, उस कोड का नाम है ACTMAP। ACTMAP, A फॉर एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। ठीक है, और C फॉर कार्बेनिसिलिन, ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन। T फॉर टाइकार्सिलिन, M फॉर मेजलोसिलिन,
एमोक्सिसिलिन और ए फॉर एजोलोसिलिन, और मैप में आखिरी में पी आएगा, और पी फॉर पिपरासिलिन, पिपरासिलिन। ठीक है, तो ये मेडिसिन है सिटी मैप। ठीक है, ये कोड है जिससे आप प्राप्त कर सकते हो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी, ए फॉर एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, और सी आई फॉर कार्बेनिसिलिन, सिटी फॉर कार्बेनिसिलिन, और टी वाई फॉर टाइकार्सिलिन, एम मेजलो, ए एजलो, पी पेपरासिलिन। ठीक है, ये मेडिसिन है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब एक चीज याद रखना कि स्यूडोमोनास के खिलाफ सबसे बेहतरीन काम करती है पेपरासिलिन। ठीक है, सबसे बेहतरीन काम करती है पिपरासिलिन स्यूडोमोनास का, स्यूडोमोनास और प्रोटियस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ पेपरासिलिन सबसे बेहतरीन काम करती है, और कार्बासिलिन भी काम करती है बढ़िया, ये भी काम करती है स्यूडोमोनास और प्रोटियस के खिलाफ। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, और इन दोनों के खिलाफ ही हमारी कार्बेनिसिलिन और पेपरासिलिन काम करती है। तो अभी तक हमने 3 कमियां पेनिसिलिन जी की पढ़ ली। पहली कमी थी कि वो ओरली नहीं दे सकते, दूसरी कमी थी शॉर्ट एक्टिंग होती है, तीसरी कमी थी नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, और चौथी कमी है रेजिस्टेंस शो करती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कैसे शो करती है, और रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। रेजिस्टेंस तो क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेनिसिलिन जी के, और कैसे होते हैं इस चीज को देखते हैं। कुछ मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टामेज या फिर पेनिसिलिनेज। ठीक है, एक ही बात है, बीटा लैक्टामेज या फिर पेनिसिलिनेज नाम का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। और ये केमिकल क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है और ये प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे बीटा लैक्टामेज और पेनिसिलिनेज। अब जब भी हम पेनिसिलिन जी पेशेंट को देंगे तो पेशेंट तो क्या होगा, जैसे ही ये पेनिसिलिन जी एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर, तो पेनिसिलिनेज जो है वो पेनिसिलिन जी को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा कि मान लीजिए ये एक बीटा लैक्टम रिंग है और इस पे अटैच है थाइएजोलिडिन, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, पेनिसिलिन जी। ठीक है, यहाँ पे होता है पेनिसिलिन जी पे बेंजाइल ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया। तो क्या होता है कि यहाँ पे C और N, ये एक बॉन्ड होता है CN का, कार्बन और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को बीटा लैक्टामेज तोड़ देता है कि जब भी ये पेनिसिलिन जी एंटर करेगा बैक्टीरिया में और अपना काम करना शुरू करेगा, तो बीटा लैक्टामेज जो प्रेजेंट है वो इस CN बॉन्ड को तोड़ देगा, और इसकी वजह से जो पेनिसिलिन जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो पेनिसिलिन जी जो है वो डिस्ट्रॉय होगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस शो करता है। अब इस रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमने क्या किया कि पेनिसिलिन जी था जो कि एंटर करने वाला था बैक्टीरिया के अंदर, उस पेनिसिलिन जी पे एक कवरिंग लगा दी, एक केमिकल की कवरिंग लगा दी। उन केमिकल्स का नाम क्या है, क्लेब्यूलेनिक एसिड और सल्बैक्टम, टेज़ोबैक्टम। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, इनकी कवरिंग हमने बैक्टीरिया के पेनिसिलिन जी के ऊपर लगा दी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमने पेनिसिलिन जी के साथ देना शुरू कर दिया क्लेब्यूलेनिक एसिड, सल्बैक्टम और टेज़ोबैक्टम। ये मेडिसिन हमने
देना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर ये कवरिंग हमने लगा दी पेनिसिलिन जी के ऊपर, मतलब कि साथ में हमने ये मेडिसिन दे दी, तो क्या होगा कि जब भी बैक्टीरिया के अंदर ये पेनिसिलिन जी एंटर करेगा तो पेनिसिलिन जी इस पेनिसिलिन जी पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कवरिंग है इन सब केमिकल्स की, क्लेबेलेनाइड, सल्बेक्टम की और टेज़ोबैक्टम की। आप सभी को पता होगा कि कुछ सॉल्ट्स आते हैं मेडिसिन के, जैसे कि एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेब्यूलेनिक एसिड, एक आता है एम्पीसिलिन प्लस सल्बेक्टम, एक आता है पिपरासिलिन प्लस टेज़ोबैक्टम। ठीक है, ये सोल्ट हैं 3 जो कि बड़े कॉमन है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करते हैं उनमें बढ़िया काम करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ बढ़िया काम करते हैं। बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ बढ़िया काम करती है, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इनके खिलाफ ये बढ़िया काम करते हैं सोर्स, क्योंकि इनमें ऐड है ये क्लेबुलिनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेज़ोबैक्टम। तो इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस है वो ठीक हो जाएगी। कुछ और मेडिसिन्स भी तैयार की गई जो कि पेनिसिलिनेज, मतलब कि बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट थी। मतलब कि पेनिसिलिनेज इन पेनिसिलिन्स को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन्स हैं जिन्हें पेनिसिलिनेज तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, जो उनका बोन था CN बोन, वो तोड़ नहीं पाएगा। तो कुछ दवाइयाँ हैं, उनका आपको नाम याद करना है। नाम याद करने के लिए एक कोड याद कर लीजिए आप, कोंडम। यहाँ पे C4 क्लोक्सासिलिन, O4 ओक्सासिलिन, N4 नेफसिलिन और D4 डाइक्लोक्सासिलिन और M4 मेथिसिलिन। ठीक है, ये 4 सोर्ट्स हैं जो कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स हैं। मेथिसिलिन का आपने बहुत नाम सुना होगा कि MRSA आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, MRSA। इसी वजह से मेथिसिलिन का आजकल इस्तेमाल नहीं करते। क्या है MRSA? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई ओरियस। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस ये बैक्टीरिया होता है जिसे MRSA शॉर्ट में बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट अगर हो जाए मेथिसिलिन से तो उसे बोलेंगे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस। ठीक है, तो आजकल ये बैक्टीरिया बड़ा कॉमन हो गया है, तो इसी वजह से मेथिसिलिन का इस्तेमाल करना भी आजकल कम हो गया है, क्योंकि इससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ चुके हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी भी करते हैं। तो हमने चौथा जो कमी थी पेनिसिलिन जी की वो पढ़ ली हमने कि ये रेजिस्टेंट होता है, और रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए या तो हम साथ में ऐड करेंगे बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, या फिर हम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट कुछ मेडिसिन ऐड कर देंगे पेशेंट को, जैसे कि क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफेसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और मेथिसिलिन। ठीक है, अगला कमी जो होती है पेनिसिलिन जी में वो है कि एलर्जी शो करती है, एलर्जिक होती है।
एलर्जिक, ये 5वीं कमी है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है। 10% पेशेंट ये रिएक्शन दिखाता है, और इतना गंभीर रिएक्शन होता है कि पेशेंट को ये मेडिसिन फैटल भी प्रूफ हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फिर इसका कोई इलाज तो नहीं है, बस ये है कि हम टेस्ट कर ले पहले, है ना, मेडिसिन देने से पहले हम टेस्ट कर ले बाय गिविंग 1 to 5 मिली यूनिट, बाय गिविंग 1 to 5 मिली यूनिट ऑफ पेनिसिलिन जी हम टेस्ट कर लेंगे। इंट्राडर्मली देंगे ये मेडिसिन, इंट्राडर्मली देंगे 1 से 5 मिली यूनिट। अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जिक सिम्टम शो हो रहा है, जैसे कि नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, रैशेस पड़ रहे हैं बॉडी पे, तो फिर हम जो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन का, पेनिसिलिन जी का, उसे नहीं देंगे। और अगर सिर्फ रैशेस हो रहे हैं और कोई ऐसा खास सिम्टम नहीं आ रहा है एलर्जिक, तो हम ध्यान करके, बल्कि ध्यान से बाय टेकिंग प्रिकॉशंस हम मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर पेशेंट शो कर रहा है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नोजिया वोमिटिंग हो रही है और पेशेंट को रैशेस पड़ रहे हैं बॉडी पे, तो फिर हम नहीं देंगे। और अगर सिर्फ उस साइट पे जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे हल्का सा रैश हो रहा है, तो हम देंगे पेशेंट को, लेकिन विद प्रिकॉशंस, ना, ध्यान रख के कम डोज में देने का प्रयास करेंगे। तो ये तरीका है जो कि हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि पेनिसिलिन जी शो करता है, उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। यहाँ तक कि एक अलग से मेडिसिन भी बनाई गई है पेनिसिलिन जी का सेंसिटिविटी रिएक्शन शो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक करने के लिए, और उसका नाम है बेंजाइल पेनिसिलोइल पॉलीलाइसिन। बेंजाइल पेनिसिलोइल पॉलीलाइसिन, पेनिसिलोइल पॉलीलाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलोइल पॉलीलाइसिन। ठीक है, ये एक अलग से ड्रग आती है जिससे हम इंजेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये जो अलग से केमिकल डिस्कवर किया गया या फिर एक अलग से ये केमिकल लॉन्च किया गया टू टेस्ट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन पेशेंट, वो इसलिए किया गया क्योंकि जो ये 1 से 5 मिली यूनिट हम दे रहे थे पेशेंट को, ये भी कई बार फेटल इफेक्ट दिखा रही थी, मतलब कि इससे भी मरीज मर रहे थे। तो इसी वजह से हमने ये अलग से केमिकल लॉन्च किया। हालांकि ये सच है कि इंडिया में ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि 1 से 5 मिली यूनिट इंट्राडर्मली पेशेंट को देते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि पेनिसिलिन जी कैसे काम करती है, क्या उसमें खामियां होती है, और कैसे उन खामियों को ठीक करने के लिए हमने अलग अलग नई पेनिसिलिन्स डिस्कवर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।